करंट सीलिंग बन गया आपका। हाँ सर, जो आपने आइडिया दिया था मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बाकी कहीं आईडी अटका नहीं हुआ, कहीं अटकूंगा तो सर मैं पूछ लूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक वॉल है। इस वॉल के अंदर मल्टीपल विंडोज़ लगी हुई हैं। जब हम कोई डायमेंशन चूज़ करते हैं ना, जैसे ये अलाइन डायमेंशन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होता क्या है, यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं वॉल फेसिस का या वॉल सेंटर लाइंस का, कि आप वॉल के सेंटर से मेज़र करना चाहते हैं या वॉल के फेस से मेज़र करना चाहते हैं। अगर वॉल का सेंटर लाइन सेलेक्टेड होता है और आप वॉल के पास आते हैं तो देखो वो वॉल का सेंटर लाइन पिक करता है, इसके सेंटर से इसके सेंटर का ये डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ जा कर के वॉल के फेस को सेलेक्ट करता हूँ तो ये बोलता है वॉल के फेस से वॉल के फेस तक, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। सेकंड, इसके अलावा जो बात हो सकती है वो क्या हो सकती है, उसकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वॉल होती हैं जो कंपाउंड वॉल होती हैं, जैसे हमने बनाई थी ना कुछ वॉल स्टार्टिंग में 230 mm की कंपाउंड वॉल, उसी टाइप से ये एक वॉल है कंपाउंड वॉल। अगर मैं एडिट टाइप में जाकर दिखाता हूँ, इसमें नंबर ऑफ लेयर्स होंगी बहुत सारी बनी हुई। ये कुछ प्रीव्यू दिख रहा है आपको, ये मल्टीपल लेयर्स में बनी हुई है। लेकिन इस पूरी वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर मेंबर है वो ये वाला है 6 इंच। यानी कि अगर मैं सेक्शन में जाता हूँ व्यू में, ये वाला पार्ट आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी कि इसका कोर जो है ना वो ये है, जो इसको स्ट्रेंथ दे रहा है वॉल को, वो ये पार्ट है। आपको याद है हम लोगों ने अभी दो की बात की है, जब हम डायमेंशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना वॉल फेस या वॉल सेंटर लाइन। अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ कोर का, इसका मतलब ये होगा कि आप इसके कोर के सेंटर से बात कर रहे हैं, तो देखो उसने वॉल का सेंटर ने पिक नहीं किया है, उसने लिया है कोर का सेंटर। कोर के सेंटर से और कोर के सेंटर तक ये डिस्टेंस अलग है। और अगर आप यहाँ से वॉल की सेंटर लाइन लेंगे तो इस वॉल की सेंटर लाइन से और इस वॉल की सेंटर लाइन तक का ये डिस्टेंस अलग है। दोनों डिस्टेंसेस में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सेम इसी तरह कोर की सेंटर लाइन लिए आप कोर के फेस से कोर के फेस तक का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। वो कोर सेंटर की जगह फेसिस ऑफ कोर, कोर का इंटरनल फेस हमने यहाँ से पिक कर लिया, यहाँ से कोर का फेस पिक कर लिया। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है। डायमेंशन फेसिस ऑफ कोर, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, ये कोर के फेस से कोर के फेस का डिस्टेंस है। तो सारे डिस्टेंस अलग अलग आ रही हैं, बट कोर का रोल वहीं आएगा जहाँ पर कंपाउंड वॉल होगी। अगर सिंपल वॉल है तो कोर लें या सिंपल लें, बात एक ही है, कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा अगर कंपाउंड नहीं है तो। एक तो तरीका ये हो गया सिंपली, जैसा हम ऑटोकैड में पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशनिंग करते हैं। इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक वॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लो आप, ये एक वॉल है पूरी, इस वॉल में मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स का मतलब मैं बात कर रहा हूँ डोर, विंडो या जनरल ओपनिंग की। मैं चाहता हूँ मैं पूरी वॉल को एक क्लिक में डायमेंशन दे दूँ। अगर मैंने यहाँ से अलाइन को सिलेक्ट किया है, यहाँ कोई भी ऑप्शन चूज़ करके रखो आप, यहाँ एक पिक का ऑप्शन है। अगर पिक पर मैं एंटायर वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, एंटायर वॉल सेलेक्ट करते ही ऑप्शंस ओपन हो जाता है। अगर मैं एंटायर वॉल्स में नीचे की तरफ आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो पूरी वॉल की डायमेंशन मुझे बता रहा है एक क्लिक से। 100 फीट की टोटल डायमेंशन है। लेकिन मैंने बोला ऑप्शंस में चलते हैं यार, और ऑप्शंस में जाने के बाद मेरे पास यहाँ कुछ और ऑप्शंस है कि आप कंसिडर करो वॉल की ओपनिंग्स, इंटरसेक्टिंग वॉल्स को और इंटरसेक्टिंग ग्रिड्स को। जहाँ भी इस वॉल को कोई पार्टीशन वॉल इंटरसेक्ट कर रही है, कोई ग्रिड इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई ओपनिंग है, वो सब मैंने इनेबल कर दिया। अब अगर मैं ओके करके इस वॉल की डायमेंशनिंग पे जाता हूँ तो वो एक क्लिक में मुझे सारी डायमेंशनिंग दे रहा है। ओपनिंग कहाँ से कंसिडर कर रहा है? सेंटर से। अब याद करो ऑप्शंस में आपने सेलेक्ट किया था ओपनिंग का सेंटर। अगर आप ओपनिंग की विड्थ को सेलेक्ट करके ओके करते हो, फिर से इस वॉल को मेजर करते हो, तो इस बार क्या ले रहा है वो ओपनिंग की विड्थ, सेंटर से नहीं ले रहा। देखो अब ध्यान से, स्टार्टिंग से एंड तक टोटल विड्थ बता रहा है, वॉल का भी इंटरसेक्शन ले रहा है। मैंने बोला सर
मुझे वॉल का इंटरसेक्शन नहीं लेना, तो बेसिकली जो यूज़ नहीं करना उसको हटा दो। ग्रिड इंटरसेक्शन लेना है नहीं लेना है, इसे भी डिसेलेक्ट कर दिया मैंने। अब केवल मुझे वॉल और उसकी ओपनिंग की डिटेल दिखा रहा है। तो यानी कि एक क्लिक में मैं पूरी डायमेंशनिंग कर पा रहा हूँ एक वॉल की। डिपेंड करेगा आपने ऑप्शंस में सेट क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करेगा। ये सारे ऑप्शंस हम अलाइंड से यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमारा ऑटोकैड में कंसेप्ट ये फिक्स हो जाता है कि भैया अलाइंड को हम इंक्लाइंड डायमेंशन के लिए ही मेज़र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में। आप किसी भी ऑप्शंस को चूज़ करेंगे तो अलाइंड से ज़्यादा ऑप्शन किसी भी और ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। अलाइंड का शॉर्टकट भी फिक्स है, डी मतलब डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ डी का मतलब होगा अलाइंड डायमेंशन, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने प्रेस किया डी, तो देखो अलाइंड सेलेक्टेड है। इस तरीके से आप अलाइंड को यूज कर सकते हैं डी से। सेकंड मेरे पास यहाँ ऑप्शन है लीनियर। अब लीनियर है तो आपको क्लियर होगा कि आपने जाके अगर लीनियर सेलेक्ट किया, लीनियर को सेलेक्ट करते ही क्या है, 2 पॉइंट के बीच का लीनियर डायमेंशन। मान लीजिए आपने बोला सर एक पॉइंट यहाँ है कहीं, एक पॉइंट यहाँ है कोई, तो उनके बीच या तो वर्टिकल डायमेंशन हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है, क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हो। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, आपको जो डायमेंशन चाहिए आप उसको लिख दीजिए, रख दीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच। एंगुलर का मतलब एंगल, आपने इस वॉल से इस वॉल का एंगल मेजर कर दिया, तो एंगल कोई भी किसी भी एंगल। रेडियल मेजर करना है, ये वॉल है आर्क शेप में बनी हुई, मुझे इसकी रेडियस मेजर करनी है, क्योंकि वॉल का फेस सिलेक्टेड है तो वॉल के फेस से ही मेजर कर रहा होगा, कि कर्टेन वॉल है ना, इसलिए सेंटर दिख रहा है आपको फेस। अगर मैं यहाँ से डायमीटर मेजर कर रहा हूँ तो इसका डायमीटर मेजर कर देगा। अगर मैं आर्क की लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ, देखो ये थोड़ा सा टीडियस है, आर्क लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है, मैं यहाँ जा करके इस आर्क को पहले सेलेक्ट करूँगा बाहर वाले, फिर बोलूँगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये आर्क था, पहले चेक कर लूँगा इसका। आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है वहाँ तक, ठीक है, यानी कि इस कॉलम से कॉलम तक है। अब मैंने सेलेक्ट किया आर्क लेंथ, इस आर्क को सेलेक्ट किया, आर्क को सेलेक्ट करके मैंने बोला यहाँ से एंड हुआ है यहाँ पर। अब जा करके मैं कर्सर को बाहर खींच लूँ, अब देखो ये आ रही है आर्क लेंथ। हाँ ऑब्वियसली आर्क लेंथ के लिए, ठीक है, पहले आर्क, फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन 3 पॉइंट को आप बताएंगे तब आप आर्क की लेंथ को मेजर कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है आपको स्पॉट एलिवेशन, आपको एलिवेशन स्पॉट करना है। एलिवेशन स्पॉट करने के लिए या तो आपको एलिवेशन में जाना होगा या किसी सेक्शन में जाना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से किसी सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, ये एक एलिवेशन है, सॉरी सेक्शन। मैं यहाँ से जाता हूँ स्पॉट एलिवेशन, मुझे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का एलिवेशन चेक करना है, ये पॉइंट, या मुझे चेक करना है ये वाला पॉइंट, या मुझे चेक करना है विंडो का ये वाला पॉइंट। इस तरीके से आप एलिवेशन को स्पॉट कर सकते हो। ये सारी डायमेंशन कहाँ से बताएगा, जो लेवल 0 पर होगा, 0 से मेजर करेगा सारी डायमेंशन। अगर हम फ्लोर प्लान पर हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करना चाहते हैं, तो हमारे पास स्पॉट कोऑर्डिनेट होगा, स्पॉट कोऑर्डिनेट पर जाएंगे और जा करके नॉर्थिंग ईस्टिंग कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के आपको रिक्वायर्ड है, आप वहाँ जाएंगे, क्लिक कर देंगे, या आप नियर बाई भी प्लेस कर सकते हो कहीं पर, ये तो आपके पॉइंट्स है। एलिवेशन स्पॉट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट स्पॉट कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आपको स्लोप चाहिए तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको जाना होगा किसी स्टेयर या रैंप के केस में, तो मैं जाता हूँ इस स्टेयर का सेक्शन क्रिएट करता हूँ इस डायरेक्शन से, इसकी जो रेंज आ रही है उसे लिमिटेड कर देता हूँ। अब मैं इसके सेक्शन पर जाता हूँ तो मुझे एलिवेशन दिखाई देगा, स्लॉप दिखाई देगा।
मैं यहाँ जा कर के स्पॉट स्लॉप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ, स्लॉप को सिलेक्ट करता हूँ, ये मुझे वैल्यू बता रहा है, बट बता रहा है मुझे फ्रैक्शन में, है ना, यानी कि ये बता रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से स्लॉप बता रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है सर, मुझे स्लॉप चाहिए डिग्री के अंदर, टेन थीटा की जैसे वैल्यू होती है। मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट टाइप में जाता हूँ। एडिट टाइप में अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक यूनिट फॉर्मेट दिया गया है, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने बोला भैया मुझे इस तरह नहीं, मुझे डिग्री में बताइए स्लॉप, जिसका सिंबल होगा डिग्री। ओके करिए, ओके करिए, ये एग्जैक्ट स्लॉप है आपके पास। जितने भी डायमेंशन टेक्स्ट आपने लिखे हैं, जैसे यहाँ लिखा है ये, या आपने ये वैल्यूज़ दी हैं, जब कहीं आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग के ऊपर, तो देखो इसके बैकग्राउंड में ये एक ओपेक ऐड कर देता है, एक वाइट बैकग्राउंड ऐड कर रहा है। अगर कहीं ऐसा टेक्सचर एडिड है हैच वगैरह, तो वहाँ तो आपको इस बैकग्राउंड की नीड होगी, लेकिन अगर आप किसी पोजीशन पर वो बैकग्राउंड ऐड नहीं करना चाहते, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है, जैसे यहाँ आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड वाइट ना हो, मुझे वो पीछे का स्टेप दिखाई दे, तो आप उसको सेलेक्ट करिए, डायमेंशन को, डायमेंशन सेलेक्ट करके आप एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये रहा, ओपैक है, आप ओपैक की जगह उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। आपने जैसे ही उसको ट्रांसपेरेंट किया, ओके किया, आप देखिए पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। आप उसे इंडिविजुअली सेलेक्ट करके इस पॉइंट से ड्रैग करके भी नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं डायमेंशन के अंदर। ये डायमेंशन का पैनल है आपका, मैं इसे वापस कर देता हूँ। इसके जो एलिवेट पॉइंट है सर, जो मार्किंग जो है एंड टू एंड, उसका भी कुछ साइज का वो चेंज करना फिक्स है ऑटोमेटिकली, हम स्केल पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जिस हिसाब से आपने बनाया है, जो साइजेस आपने लिए हैं वो तो वही आएंगे ना एज इट इज़, उसकी कोई मार्किंग नहीं है। नहीं, जैसे हम उसमें करते हैं ऑटोकैड में, हम स्केल सेट करते हैं लेआउट हिसाब से, फिर उसका हमें चेंज वो हम बाद में बात करेंगे ना जब शीट पढ़ेंगे, अभी यहाँ हम कहाँ से बात कर रहे हैं लेआउट की। डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन के लिए पूछ रहा हूँ, हाँ तो उसके लिए भी हमें वो चेंज करना पड़ता है। नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना है वहाँ। ऑटोकैड में कहाँ हम डायमेंशन को चेंज करते हैं, जो रियल डायमेंशन होती है वही होती है एज इट इज़। नहीं, जो डायमेंशन सेट करते हैं तो हाँ उसमें पॉइंट भी सेट करते हैं, मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें, जो उसके एलिवेट पॉइंट है कि हाँ सर, वो करते हैं, छोटे कभी स्केल कभार वो पे, दिखाता है तो उसके उसने हम लिए टेक्स्ट क्लिक करके नहीं कर छोटे देते। स्केल पे या बड़े स्केल पे निकालते हैं, तो उसके लिए चेंज करते हैं क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। तो स्केल नीचे ही तो लिखते हो ना कि आपने किस स्केल पे प्रिंट किया है, उसको कन्वर्ट किया है। वो तो भी हम लिखते हाँ हैं, वो नहीं कह रहा ना, जैसे हम डायमेंशन के एंड टू एंड जो मार्किंग होती है एंड में, मुझे दिखा देना, उसके अकॉर्डिंग बताना जब शीट पढ़ेंगे उस वक्त, ठीक है। ये हमारे डायमेंशन का पैनल था। फिर उसके अलावा हमारे पास आता है कि किसी पार्ट के अंदर मान लीजिए आपने अपने ड्राइंग फाइल सबमिट किया और उस ड्राइंग फाइल में कुछ मिस्टेक है, आपको रिवाइज कराना है, तो अब हम डिटेल पैनल की बात कर रहे हैं। इस डिटेल पैनल में हम आएंगे, डिटेल पैनल में हमें मिलता है रिवीजन क्लाउड। आप रिवीजन क्लाउड को सिलेक्ट करते हैं, इसकी वेरियस शेप्स आपको नज़र आ जाएंगी, किस शेप का आपको रिवीजन क्लाउड चाहिए। आप उस एरिया को, उस रीजन को हाईलाइट कर सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं, जिससे वो हाईलाइट होकर के अलग से दिखेगा कि हाँ यार इस रीजन में है जो भी चेंजेस करने। फिर उस चेंजेस के लिए आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट पर जाकर यहाँ टाइप भी कर सकते हैं क्या आपको चेंजेस की नीड है। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ से ये अपने पास ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, मतलब वर्ड वाले कुछ ऑप्शंस हैं, उनके अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। उसको अगर क्लोज करें, अगर साइज से रिलेटेड बात करेंगे, फ़ॉन्ट से रिलेटेड बात करेंगे, तो आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएं एडिट टाइप, एडिट टाइप में जाकर आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और डुप्लीकेट करके आप उसको नीचे की तरफ, आपको टेक्स्ट का साइज़ दिया गया है, आप वहाँ से टेक्स्ट का साइज़ बदल सकते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं
आपको यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ भी दिया गया है। लीडर लाइन की दिक्कत, फिर वही बैकग्राउंड पे मैंने आपको बताया कैसे रखना है। इन सारी चीज़ों को आप जैसे ओके करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ अपडेट हो जाएगा। फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इस टैग की हेल्प से आप उसे मूव कर सकते हैं ईजिली जहाँ रखना है। ये आपके पास रोटेशन का ऑप्शन है, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप रोटेट करना चाहते हैं। ठीक, या आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, वापस से आपने सेलेक्ट किया, ये सब ऑप्शंस आ गए आपके पास। वही टेक्स्ट के जनरल ऑप्शंस जैसे होते हैं। आपको बुलेट्स की फॉर्म में कुछ लिखना है, अलाइनमेंट लेफ्ट में या राइट में रखना है, वो सारे टैब्स के ऑप्शन हैं। आपने यहाँ पर कुछ लिखा, लेट्स से फ्लोर प्लान इन रेविट फाउंडेशन, और आपसे क्या हुआ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, टेक्स्ट में। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑटोकैड की तरह स्पेलिंग भी चेक कर सकता है। आप ऊपर जाएंगे, चेक स्पेलिंग टेक्स्ट की जस्ट साइड में है, चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे चेक स्पेलिंग पर, वो बताएगा कि भैया ऐसा कोई वर्ड नहीं होता PLEN डिक्शनरी में। तो अगर उसकी जगह कुछ आपको यूज़ करना है, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं उसने, हमें समझ में आया हाँ यार ये यूज़ करना है, मैंने सेलेक्ट करके बोला चेंज। नहीं करना तो इग्नोर कर दीजिए। मैंने बोला नहीं सही है, चेंज करना है। फिर वो कह रहा है रेविट वर्ड नहीं होता डिक्शनरी में, स्मॉल r कैपिटल R होता है। तो यानी कि हमने बोला ठीक है चलो चेंज कर दो। फिर कह रहा है ये वर्ड नहीं होता, फाउंडेशन होता है। हमने बोला ठीक है चेंज कर दो, स्पेलिंग चेक कंप्लीट। तो वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्पेलिंग चेक भी कर लेता है। सेकेंड चीज़, हो सकता है आप किसी फ्लोर प्लान पर हो, आपको क्योंकि जब ड्राइंग आप ओपन करते हैं ना, मैंने आपको रिवाइज के लिए फाइल भेजी, आप ड्राइंग को ओपन करेंगे तो जो भी व्यू सेट होगा लास्ट वही आपके पास ओपन होगा। बट मुझे रिवाइज कराना है कोई स्पेसिफिक फ्लोर प्लान, मैंने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ लिखा है, आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो कि यार कौन से सेक्शन में है, कौन से फ्लोर प्लान पर है। तो बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह की दिक्कत आ जाती है। तो मैंने आपसे बोला भैया जहाँ भी मैंने फाउंडेशन लिखा है जिस व्यू पे भी, उसी व्यू में आपको वर्क करना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है फाइंड और रिप्लेस का। हम फाइंड और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। फाइंड और रिप्लेस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है उसको पूछता है। हमने बोला भैया आपको फाउंड करना है फाउंडेशन। इसे करंट व्यू में अगर होता तो मुझे मिल ही जाता। मैंने बोला भैया पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढो ये फाउंडेशन लिखा कहाँ है। उसने ढूंढा, उसने बोला लेवल 1 कॉपी 1, इसके अंदर में लिखा है फ्लोर प्लान इन रेविट फाउंडेशन, ऐसा कुछ टेक्स्ट। तो वहाँ फाउंडेशन है, मुझे पता चल गया कहाँ मिला। तो अब आप उसको डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, आपको क्लियर पता चल गया कि वो लेवल 1 कॉपी 1 इस फ्लोर प्लान के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि फ्लोर प्लान यहाँ बता रहा है वो फ्लोर प्लान है। सेकेंड चीज़ आप ये भी बोल सकते हो कि उसको रिप्लेस किससे करना है। मान लीजिए मैंने बोला फाउंडेशन को रिप्लेस कर दो एडवांस वर्ड से, मैंने बोला रिप्लेस ऑल, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस भी कर देगा। और मुझे पता भी चल गया तो मैं उसको इनडायरेक्टली सीधा जाऊंगा फ्लोर प्लान्स में, लेवल 1 कॉपी 1 यहाँ है, मैं वहाँ जाऊंगा, मुझे मिल जाएगा और मेरा रिप्लेस भी हो गया। तो आप फाइंड एंड रिप्लेस का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अलावा हम बात कर रहे थे डिटेल का। डिटेल में मैंने आपको बताया था अभी रिविजन क्लाउड। रिविजन क्लाउड के अलावा अगर हम डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करनी पड़े, कोई 2D स्केच बनाना पड़े, प्रोडक्ट को किसी इमेज किसी व्यू पर डिटेलिंग करने के लिए, तो आप यहाँ से डिटेल लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पहले आर्किटेक्चर टैब में देखा था ना मॉडल लाइन, यहाँ होता है डिटेल लाइन। डिटेल लाइन की खास बात ये होती है, डिटेल लाइन केवल और केवल उसी फ्लोर प्लान में, उसी व्यू में दिखाई देगा जिस व्यू में आपने बनाया होगा, ना किसी अदर व्यू में दिखेगा और ना ही 3D में दिखेगा। तो केवल कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप डिटेल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शेप आप डिफाइन करते हैं तो वो केवल इसी व्यू के लिए डिफाइन होगी, और किसी भी 3D व्यू में या 2D व्यू में अदर वो आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो ना आप, स्केच है, ये सर्कल है, लाइंस हैं। अगर आप 3D में भी स्विच करेंगे ना फिर भी आपको ये नहीं दिखेगा। एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग बना दूँ, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर का 3D में तो आपको नहीं दिखेगा। मैंने डिटेल लाइन लिया है, मैं डिटेल लाइन लेकर यहाँ पे बना देता हूँ।
और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था आर्किटेक्चर टैब में एक होता है मॉडल लाइन। मॉडल लाइन की खास बात ये होती है वो आपको 2D और 3D दोनों जगह दिखाई देता है। तो अगर मैं आपको इस व्यू को 3D में लेकर जाता हूँ, आप देख सकते हैं आपको 3D लाइन का टेक्स्ट दिख रहा है, जो मॉडल टेक्स्ट है वो दिख रहा है। कोई 2D स्केच जो डिटेल लाइन आपने बनाया वो आपको नहीं दिख रहा। तो वो केवल और केवल आप रेफरेंसेस के लिए 2D रेफरेंसेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं। 3D तो आपको दिखाई ही देता है जो मॉडल लाइन होता है। मॉडल लाइन को आप 3D लाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो विजिबल होता है वहाँ भी। वापस आ जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी वॉल के अंदर वॉल का कोई सेक्शन कट किया, किसी वॉल को सेलेक्ट किया और उसका सेक्शन मैंने एक कट किया। इस सेक्शन को कट करने के बाद मैं इस सेक्शन लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, उस पर जाता हूँ, तो जहाँ भी है मेरे पास ये वॉल है वो, ठीक है। अब मुझे इस वॉल के अंदर किसी तरह का इंसुलेशन दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इंसुलेशन अलग से यहाँ दिखाया गया है। उस इंसुलेशन को करने से पहले मैं ये देख लूँ कि भैया इसकी विड्थ है कितनी है, गैपिंग। अगर मैं थोड़ा उसे फाइन कर दूंगा तो मुझे एक्चुअली में स्केच दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ से करता हूँ वही अलाइंड, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है जी 6 इंच। तो मैंने बोला मेरा इंसुलेशन जो है वो जितने भी इंच में होगा यहाँ मैं दे सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ 3 इंच का इंसुलेशन दिया है तो वो वहाँ 3 इंच ही कंसिडर लेगा। कहाँ लेना है, सेंटर लेना है, नियर साइड लेना है, फार साइड लेना है। अब स्पेस बार से ये तो रिवर्स हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से नियर साइड लेंगे, अब चेक करिए, अगर सेंटर लेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो इंसुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन ये चीज़ केवल डिटेलिंग में ही दिखेगी, आपको मॉडल के अंदर नहीं दिखेगी। सेकंड चीज़, हम कहीं हैच करना चाहते हैं, ये तो हो गया इंसुलेशन, लेकिन मैंने बोला मुझे तो हैचिंग करनी है, कोई टेक्सचर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर एक रीजन का ऑप्शन होता है। इस रीजन के ऑप्शन पर आकर के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ फील्ड रीजन मुझे पहले डिफाइन करना है। मैंने बोला मुझे ये वाला इतना रीजन यूज़ करना है, बस ऊपर ऊपर का इतना यूज़ किया मैंने। मैं बाहर आया, अब मैंने इसको ओके किया तो मुझे कुछ रीजन में लाइंस दिखी। इस रीजन में ये किसी ना किसी तरह का उसने पैटर्न ले लिया। मेरे पास ये ऑप्शंस हैं कुछ पैटर्न के। मैंने बोला नहीं, एडिट टाइप में चलते हैं। ये पैटर्न है, यहाँ मुझे पैटर्न दिए गए हैं, मुझे जिस पैटर्न को भी यूज़ करना है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला यार एक काम करो, वुड 2 वाली फिनिश दे दो। ओके दे दिया, लेकिन इतना ज़्यादा वाइड है, इतना ज़्यादा स्केल है कि मुझे वो सही से दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बोला ठीक है यार, एडिट टाइप करते हैं, यहाँ जाते हैं वुड के अंदर, ये वुड 2 है, इसको भी एडिट करते हैं, और जो स्केल है इसका 1 है इस वक्त। मैंने बोला इसको कर देते हैं 0.25, थोड़ा फाइन हो जाएगा, अभी तक कोर्स था। थोड़ा पैटर्न बेटर दिखने लगा। तो यानी कि हैचिंग भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजन। यहाँ पे वो उसी में एडिटिंग में जहाँ से हमने स्केल चेंज किया ना, वहीं पे एंगल का भी ऑप्शन है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर एडिट टाइप पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं वापस से एडिट करता हूँ, तो ये है एक सेकंड, नहीं न्यू पैटर्न बनाने में ही देता है एंगल्स के ऑप्शन को। जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसकी एडिटिंग में एंगल के ऑप्शन ही नहीं दे रहा है वो। अगर बेसिक पे जाए, हाँ, लेकिन बेसिक पे तो वो स्ट्रेट हो जाएंगी ना, उसमें नहीं ऑप्शन आएगा। नॉर्मल लाइंस जो हैं स्ट्रेट लाइंस, उनमें हम एंगल्स वगैरह में डाल सकते हैं। ओके सो
इसके अलावा अगर मैंने इसको यहाँ रीजन पे मैं जाता हूँ, यहाँ एक मास्किंग रीजन का ऑप्शन है। मास्किंग रीजन मुझे क्रिएट करना है, मैंने यहाँ जा कर के मास्किंग रीजन बनाया, उसने उतने पार्ट में से हैच को हटा दिया जहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ बीच में। मास्किंग रीजन जैसे वहाँ पर हम वाइप आउट पढ़ते हैं, ऑटोकैड में हमारे पास वाइप आउट होता है हैच को बीच से गायब करने के लिए, सेम यहाँ पर मास्किंग रीजन है, रीजन को हटाने के लिए उसका मास्किंग रीजन का यूज। इन दोनों इमेज को देखते हुए आप समझ सकते हो वो पैटर्न कर रहा है, ये पैटर्न के बीच में एक मास्क क्रिएट कर रहा है दूसरा वर्क करने के लिए। नाउ हम बात करते हैं कि हमें कोई कंपोनेंट प्लेस करना है। अगेन कंपोनेंट डिटेल कंपोनेंट, यानी कि 2D कंपोनेंट होगा, वो 3D कंपोनेंट नहीं होगा। जब आप यहाँ कंपोनेंट के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर कह रहा है डिटेल कंपोनेंट, आप डिटेल कंपोनेंट पे जाइए। कुछ डिटेल कंपोनेंट्स यहाँ लोड कर रखे हैं ऑलरेडी, जैसे कहीं पर कोई बोल्ट रिप्रेजेंट करना है डिटेलिंग पर्पज़ के लिए, तो बोल्ट लोड किया, आपने प्लेस कर दिया। अब ये बोल्ट केवल और केवल डिटेलिंग में दिख रहा है, मॉडल पे नहीं दिखेगा, ये केवल डिटेलिंग पर्पज़ के लिए है। इसी तरह जब आप यहाँ कंपोनेंट पर जाएंगे तो आप लोड फैमिली में जाएंगे अगर कंपोनेंट नहीं है तो, और आप अपनी लाइब्रेरी में जाएं और अपने कंपोनेंट को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल डक्ट डोर, एनोटेशंस में क्या क्या दिया गया है जी, ये तो सब टैग हैं। कंपोनेंट का कोई फोल्डर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये रहा स्पेशलिटी कंपोनेंट है, मगर ये तो ये सब प्रोफाइल्स हैं, होना तो यही चाहिए। चलो किसी फोल्डर में ढूंढना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट मिलता है, मैं फोल्डर बता दूंगा देख करके एक बार। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कहीं पर कोई ब्रेक लाइन है या कहीं पर कोई बोल्ट का सिंबल लगाना है, कहीं आपका ये एंगल का शेप है, ये सारे एज ए कंपोनेंट है, ये 2D कंपोनेंट कहलाते हैं। जहाँ पर हमें नीड होती है वहाँ जाकर उनको प्लेस कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन है कि हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ प्लेस कर देते हैं। कंपोनेंट में एक और ऑप्शन होता है रिपीटिंग डिटेल कंपोनेंट, यानी कि उसी कंपोनेंट को बार बार रिपीट अगर करना है तो। यहाँ ब्रिक ले रहा है, मैं एडिट टाइप पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये डिटेल में देखो रनिंग सेक्शन दिख रहा है, मैंने इसको चेंज किया डिटेल जॉइंट या कुछ और ऑप्शन देखो आप यहाँ फ्लेंज सेक्शन, एक ही सेक्शन रिपीट हो रहा है ना बार बार। हाँ, इनके बीच की गैपिंग कम है इसलिए एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, गैपिंग को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अगर रख दिया 6 इंच, गैपिंग आ गई कंपोनेंट्स के बीच की। फिर से एडिट टाइप में जाते हैं, यहाँ से हमने रख दिया है 5 फीट एक कंपोनेंट, क्योंकि इतनी सी जगह में तो एक ही आ सकता है ना जब हमने टूल यूज़ किया है। तो मैंने अब रिपीटिंग कंपोनेंट लिया है, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ 5 फीट के बाद ही तो दूसरा रिपीट हो सकता है। देखो आगे हर 5 फीट के बाद एक आ जाएगा। सेम एक ही कंपोनेंट को हमें एक फिक्स डिस्टेंस के बाद अगर रिपीट करना हो तो रिपीटिंग डिटेल हम यूज़ कर सकते हैं, एक ही सेम कंपोनेंट। उसके अलावा जैसे हमने एक मॉडल ग्रुप पढ़ा था कि भैया एक रूम का इंटीरियर किया, अगर सिमिलर टाइप का किसी और फ्लोर पे किसी और लोकेशन पे जाकर हमें उसी टाइप का सेटअप रखना है तो एक मॉडल ग्रुप बनाओ और जाकर के उस मॉडल ग्रुप को प्लेस कर दो। सेम उसी तरह यहाँ पर एक डिटेल ग्रुप होता है। डिटेल ग्रुप 3D ऑब्जेक्ट्स का नहीं बनेगा, 2D ऑब्जेक्ट्स का बनेगा। तो डिटेल ग्रुप पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अगेन वही ऑप्शन आएगा कि ग्रुप को क्रिएट करना और ग्रुप को प्लेस करना। तो क्रिएट ग्रुप में आते हैं, ध्यान ये रखना है क्रिएट ग्रुप में आपको ऑप्शन देता है
मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, लेकिन हमें इस वक्त डिटेल ग्रुप बनाना है, तो आपको ये डिटेल वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला ये है हमारे पास डिटेल ग्रुप, डिटेल_1, मैंने उसको नाम दे दिया एक। अब वो बोल रहा है कि भैया आपको इस ग्रुप में क्या क्या ऐड करना है। आप ऐड पे क्लिक करो, आपने बोला भैया एक तो बोल्ट चाहिए, एक ये वाला सेक्शन चाहिए, एक ये हैचिंग भी चाहिए, तीनों ऐड करके फिनिश कर दिया, मेरा ग्रुप बन गया। अब मुझे वही चीज़ किसी और सेक्शन पे जाके कहीं और प्लेस करनी है, मैं यहाँ जाता हूँ डिटेल ग्रुप प्लेस, डाटा लोड हो गया, मैंने यहाँ जाके प्लेस कर दिया। तो आप चेक करो आ गया आपके पास पूरा डिटेल, लेकिन कौन सा ग्रुप प्लेस किया है मैंने, डिटेल 1, बोल्ट भी नहीं दिख रहा ना, ओके लाइन इज टू शॉर्ट, एक सेकेंड, डिटेल ग्रुप प्लेस डिटेल ग्रुप, यहाँ से डिटेल 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ आता है, ये देखो जो जो चीज़ सेलेक्ट करके बनाया था वही चीज़ प्लेस हो गई ना। तो आप कहीं भी किसी भी व्यू पर जा करके आप उसको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर प्लान पर, 3D में नहीं, क्योंकि डिटेल ग्रुप है, केवल 2D ड्राइंग्स ही हैं इसके अंदर, 2D शेप्स और कुछ नहीं है। उसके अलावा ये इंसुलेशन मैंने आपको बता दिया। ये टोटल आपका डिटेल है, डायमेंशन, डिटेल एंड टेक्स्ट, ये 3 चीज़ कवर अप हो गई हैं। कल बाकी लोग भी ऑफलाइन आ जाएंगे तो बेटर है। बाकी टैगिंग का जो कंसेप्ट है वो हम कल बात करेंगे, टैगिंग सिंबल, क्योंकि यहाँ पे कलर फिल लीजेंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा रूम टैग्स में यूज़ हुआ था। हमें टैगिंग और सिंबल, यानी कि कल हम ये एनोटेट का टैब बड़े आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी लोग कल के लिए तो अवेलेबल हो जाएंगे ऑफलाइन, क्योंकि टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर है आप लोग जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो कल आ जाएं।